रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या था, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स अगर यू एक्स का फंक्शन है, यू एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है तो माइनस डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप डबा यू बाई डबा वाई जे कैप डबा यू बाई डबा वाई डबा जेड के कैप, ये था। और फिर इसमें हमने ये भी किया था कि नेगेटिव स्लोप अगर यू एक्स ग्राफ का लिया जाए तो वो फोर्स की डायरेक्शन देगा, सही है ना। और एरिया अंडर कर्व ले जाए एफ डी एक्स का तो फोर्स और एक्स ग्राफ का एरिया अंडर कर्व का नेगेटिव आपको क्या देगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चंस भी किए थे, एक क्वेश्चन मैंने दिया था वो ट्राई करो, किया तो होगा नहीं घर से, मैं पूरी उम्मीद से बोल सकता हूँ। क्या था बोलो। फोर्स बताना था कहाँ पे, आधा चीज तो लिखे ही नहीं है। अब ये करो, चलो ट्राई करो। यू एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है तो हम लिखेंगे माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। अब ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है तो मैं क्या आपको बोलता हूँ कि आप एक साथ मत करो, एक साथ करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। आप ऐसे अलग अलग से लिखो, डेल यू बाई डेल एक्स निकालो। इस साइन, अभी मैंने बेसिक मैथ्स का लेक्चर लिया, सब ऐसे हग रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं। देखो हंस भी रहे हैं। ये डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब x को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z कैसे होंगे, कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, 2 बाहर आया, 2x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x और 2 मल्टीप्लाई किया 3yz, क्या 3yz तीनों ही कांस्टेंट हैं, x के रिस्पेक्ट में y और z भी कांस्टेंट हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस वाले फॉर्म में देखो तो yz स्क्वायर और 3 बाहर आया, x का 1। समझा क्या, दिक्कत है तो पूछो। अगर मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर लिखा होता है तो तुम क्या करते हो, 5 को बाहर ले लेते हो तो ये 10x बनता है। ऐसे ही ये ऐसे लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ 3xyz स्क्वायर, तो तेरे लिए खाली x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हैं, तो तुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 3yz स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ x, तो यही आएगा। समझा, बोलना मत ना, समझ में आया। कौन वही समझा रहा हूँ, वही समझाया यहाँ पे। जब x के रिस्पेक्ट में y z कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया। अब आप बोलोगे इसमें बाहर क्यों नहीं निकाला, तो इसमें x किधर दिख रहा है, तो जब पूरा ही कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इसमें x है ही नहीं ना, तो 0 हो गया। पूरा कांस्टेंट होता तो 0 हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वेरिएबल आएगा तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो, समझा अभी, अब समझ गया। अब मैं एक एक से पूछूंगा, मुझे आता नहीं अभी। डेल यू बाई डेल वाई बताओ, तो डेल बाई डेल वाई, यू की तो वही वैल्यू रखेंगे पूरी। चलो बताओ क्या लिखूं, हाँ 0 क्या समझदार लोग हो गए अभी मेरे पास।
सही है। तो जब करोगे तो आएगा, खा के सोओगे, सुबह उठोगे फिर खाओगे फिर सोओगे तो नहीं। अब ये बताओ डेल यू बाई डेल जेड में क्या करूं? हाँ हाँ हाँ, 0 + 3y प्लस 3xy तो बाहर आएगा, जेड स्क्वायर क्या बना? 2z, 3 × 2 = 6xyz, तो 3y + 6xyz मिल गया तुम्हें। यहाँ सबकी वैल्यू डाल दो। माइनस डेल यू बाई डेल एक्स लिखोगे तो -4x + 3yz² आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई लिखो तो 3z + 3xz² जे कैप, माइनस 3y + 6xyz के कैप। अब आप ये वैल्यूज रखना है आपको एट 1, -1, 2 का मतलब है x की वैल्यू 1 रखो क्योंकि फोर्स मिल गया। अब x को 1, y को -1, z को 2 रखो तो f क्या आ जाएगा? -4 × 1 + 3 × -1 × 2² आई कैप, माइनस 3 × 2 + 3 × 1 × 2² जे कैप, माइनस 3 × -1 + 6 1 -1 और 2 के कैप। बस हो गया। देखो 4 × 1 = 4 और ये कितना 4 × 3 = 12, लेकिन माइनस में -12 + 4 -8 और एक माइनस पहले है तो क्या +8 हो गया। 3 × 2 = 6 और 4 × 3 = 12, -18 जे कैप, और ये -3 क्या था ये एक्सोरियर था, -12, -3 -12 -15 और एक माइनस पहले है। ये आंसर समझा? PYQ लाई है। देख लिया। अगर पहले मैं बता रहा हूँ सबको बाहर निकाल के पीटूंगा फिर। नहीं, बस सो के उठे, नहीं कुछ नहीं। तुम्हें PYQ में क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं, ठीक है? करोगे? पीयूष, तो मन में बोल लेते हो क्या? तो पढ़ो। अभी एक सवाल और दे रहा हूं, लिखो इफ द पोटेंशियल एनर्जी इन ए रीजन, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल लिखना, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is expressed by 6xy minus y plus 2yz. Find force at 1, 1, 0. अब ये सही कर देना। और कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती नहीं है, उसको अच्छी लगानी पड़ती है। किसी का काम करने का मन नहीं करता, मेरा भी सुबह उठ के पढ़ाने आने का मन नहीं करता है, लेकिन आता हूँ ना तो यहाँ आके फिर मन करने लगता है पढ़ाने का। वैसे तुम भी जब कोई स्टार्ट करने जाओगे तो पहले मन नहीं करता पढ़ने का, थोड़ी देर पढ़ो अपने आप पढ़ने लगोगे। कल जैसे ये बैठी थी 2-3 घंटे बायोलॉजी लेके बैठी ही रह गई,
पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं आता। कौन कौन बैठा था तुम्हारे साथ? 3-4 लोग बैठे थे जो वहाँ प्रवचन चल रहा था। हाँ मैम, आप भी थी ना? यहाँ पढ़ने के लिए बैठे, बोलने के बाद भी हम डिस्कशन चल रहा है। ग्रुप स्टडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो बंद कर दें। वो ग्रुप में स्टडी नहीं होता, ग्रुप में गॉसिप होता है। सही बात तो यही है। 1 घंटे के बाद 15 मिनट का टाइम ले लो डिस्कशन के लिए। 1 घंटे खुद पढ़ो। ऐसे बैठो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना जल्दी पढ़ पाएंगे। कुछ नहीं, वेरी गुड। अब तो 3 बोनस भी मिल गए ना तुम्हें एक्स्ट्रा। वो क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ तुम्हें। 6 -6i कैप, ऑप्शन ही नहीं है। 6 नहीं, वो 5 होना चाहिए। देखो 6i कैप 5j कैप। देखो वहाँ कहाँ गलती की हो, प्लस माइनस में कहीं गलती की हो। हाँ, -6i कैप -5j कैप -2k कैप। आ गया ना? एफ क्या लिखे? ये वाला फार्मूला है ना? अच्छा, इस फार्मूले में अगर देखा जाए तो -del/del x 6xy -y + 2yz i कैप। जब तुम लिखना तो ये ऐसे अलग अलग सॉल्व करना, क्योंकि तुम्हारे पास पेज में इतनी जगह नहीं होगी। तो माइनस या एक लाइन मैं अलग से कर ही दे रहा हूँ, del u/del x निकालो। तो del/del x ऑफ 6xy -y + 2yz। बताओ ये क्या आएगा? y और 2yz तो गायब हो गए, क्योंकि इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं, दोनों 0 हो गए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 6y। ऐसे ही del u/del y निकालोगे। अब देखो प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये तुम यहीं देख के ही बता पाओगे कि i कैप के साथ खाली ये वाला आएगा, j कैप के साथ 6xy और z तीनों आएगा। तो प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जा रही है। और क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, आप घर पे करो। अब ये क्या बनेगा? 6x - 1 + 2z, क्योंकि y का 1 और ये भी 1 और ये y 1 ना। लास्ट बोलो। हाँ, बस यहाँ रख दो। तो -6y i कैप -6x - 1 + 2z j कैप। कहाँ पूछा है? 1,1,0। तो 1 i कैप 6 × 1 -1 + 2 × 0 j कैप
2 इंटू 1 आ गया आंसर, 6 माइनस 1। अब ये कई बार ऐसा आईजे कैप में आंसर नहीं देता, तो क्या करते हैं, इसका मॉड निकाल देंगे, अंडर रूट ऑफ -6 स्क्वायर -5 स्क्वायर -2 स्क्वायर। आ गया सबको? क्या आया, मैं राइटली लिखूंगा, अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। क्या आएगा, माइनस ये बनेगा 2x मतलब प्लस 2xy आई कैप, ऐसे लिखो, -2x माइनस जेड क्यूब आई कैप, तो वही तो लिखा है। 40 हो जाएगा ना, नहीं 4, हाँ लिखा था माइनस, ये 0 ये 0, 3x जेड स्क्वायर, खत्म। अब ये अंदर इसको सॉल्व करके आंसर दिया होगा, देख लेना। दीदी जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और नहीं, एक ही बार तो किया है। चलिए ठीक, नेक्स्ट। अब से मैं डेली होमवर्क दूंगा, तेरा काम है ग्रीन बुक में अपडेट करवाना, नहीं किया उनको बोलना, और अपडेट अपने आंखों के सामने करवा के जाना, और नहीं किया तो 10 बार तू होमवर्क करके आएगी और सबके बदले का होमवर्क तू करके आएगी, और नहीं होमवर्क दे पा रहा तो याद दिलाओ। मॉड्यूल लो, हेडिंग बना लो, इक्विलिब्रियम। अलग नशे में जीती है तू। यस मैम। अच्छा, डीपीपी 2 में जो डीपीपी में 2 में नहीं कुछ बता रहा हूँ, ऐसे मार्क नहीं कर पाऊंगा, ढूंढना पड़ेगा। डीपीपी 2 में, मैम सुनिए, डीपीपी 2 में कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं कराए गए थे ना, वो आप कर लेना, 7, 9 और 12 जो भी थे। और डीपीपी 2 के बचे हुए बाकी, यहाँ एक्सरसाइज में 1 से 24 दिया था। हाँ 24 तक। इसके बाद 35 से 39 भी दे रखा है, 38 पेज नंबर 97, 35 से 38 किया होगा तो मत करना, नहीं किया होगा तो कर लेना। एक्सरसाइज 2, पावर भी आज ही हो जाएगा, पावर में है ही नहीं कुछ, तुम्हारे पास पावर है, मेरे पास भी नहीं है, तो टॉपिक में पावर नहीं है। टॉपिक पावर में कुछ है नहीं पढ़ाने लायक, उसके क्वेश्चन सब तुम करके आओगे तो क्वेश्चन उसके टफ होते हैं, क्योंकि वर्क डन ही निकालने होते हैं। हाँ तुम समझ नहीं पाते क्या करना है ना। आइए मेरे प्यारे गधों, इधर देखिए, इक्विलिब्रियम आपने एनएलएम में भी नाम सुना होगा इसका।
इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स कैसा होता है? जीरो, बैलेंस कंडीशन में होता है वो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स कितना हो जाए। ध्यान से समझना, ये अच्छा टॉपिक है और सवाल अच्छे आते हैं। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए? नेट फोर्स जीरो हो जाए। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है कि F की वैल्यू क्या होती है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस डी यू बाई डी एक्स भी जीरो हो गया? सही बात है। इसका मतलब क्या ये नहीं है डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया? माइनस इधर भेज दो। वॉट इज डी यू बाई डी एक्स? हाँ, फोर्स ही है, स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। तो इक्विलिब्रियम पहचानने का, अगर आपको फोर्स की इक्वेशन दी है तो फोर्स जिस पॉइंट पर जीरो होगा वहां क्या बनने वाला है? इक्विलिब्रियम। जहां पर फोर्स जीरो होगा वहां क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर फोर्स जीरो नहीं दिया है तो, अगर फोर्स जीरो नहीं दिया है तो क्या करेंगे? तो स्लोप ढूंढेंगे। हमारे पास जो मैक्सिमम सवाल आते हैं वो स्लोप वाले आते हैं। अब स्लोप पे कैसे होता है, ध्यान से देखो। मान लो ये x हो गया और ये u हो गया। ऐसे एक ग्राफ है। मैं बोलूं कि इस पर इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन सा पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो जिस जिस पॉइंट पर स्लोप जीरो होगा वहां बनेगा। क्या ये वाला एक पॉइंट दिख रहा है जहां पर स्लोप जीरो है ना? इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया। क्या बोल दिया? ए। तो इस पॉइंट पर स्लोप अपना हुआ जीरो। मैंने लास्ट बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, मैंने बोला मैं डबल डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट ये आएगा इक्विलिब्रियम में, वही चीज़ है। तो ये स्लोप जीरो हुआ। और कहीं स्लोप जीरो हो रहा है? मैक्सिमा वाला पॉइंट, यहाँ पर भी स्लोप कितना है? इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया। क्या कोई और एक आध पॉइंट दिख रहा है जहां पर स्लोप जीरो हो रहा हो? और कोई पॉइंट जहां स्लोप जीरो हो रहा हो? ये पूरी लाइन पर ही स्लोप जीरो हो रहा है। इस पॉइंट को मैंने सी पॉइंट बोल दिया और यहाँ पर भी अपना स्लोप कितना हो गया? तो तीन ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं जहां पर स्लोप की वैल्यू जीरो हो रही है। तूने लिखा था, फाड़ दिया क्या वो? हाँ। क्यों? अच्छा नहीं दिखता। तीन पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट है। इसको अच्छा इंपॉर्टेंट करके लिखना। इससे क्यों क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बच्चों, SHM का बेसिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इन तीनों इक्विलिब्रियम में, इन तीनों पॉइंट्स पर एक सिमिलरिटी तो आपको दिख गई कि तीनों ही इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट हैं। इनमें कुछ डिफरेंस भी है। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो इसके ठीक पहले का स्लोप कैसा है? नेगेटिव। इस पॉइंट का स्लोप कितना है? तो चेंज इन स्लोप कितना हुआ? जीरो माइनस ऑफ नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ पॉजिटिव। और चेंज इन स्लोप को हम क्या बोलते हैं? डी स्क्वायर यू। ये पॉजिटिव आया क्या? पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा, करेक्ट।
इस पॉइंट को देखो तो इसके ठीक पहले स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। इस पॉइंट का स्लोप कितना है, तो 0 माइनस ऑफ पॉजिटिव कितना होता है, नेगेटिव। तो क्या यहाँ पर जो चेंज इन स्लोप आया मतलब डी स्क्वायर यू, ये लेस देन 0 आ गया। इस पॉइंट को देखो, इसके ठीक पहले स्लोप कितना है, 0। भाई ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं, फ्लैट जा रहा है ना, तो इसके ठीक पहले कितना स्लोप है, बाद में कितना स्लोप हुआ, चेंज कितना आया, मतलब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। मतलब एक चीज तो है, जो ए बी सी तीनों पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन तीनों में जो स्लोप का चेंज होने का नेचर है वो अलग अलग है। इस स्लोप के चेंज होने के नेचर से, मतलब जो कर्व बना है वो अलग बना है। इस कर्व के चेंज होने से क्या होगा, इमेजिन करो एक ब्लॉक, छोटा सा ऑब्जेक्ट ऐसे बॉब टाइप का मैंने यहाँ रख दिया और उसको गया मैं स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ऐसे स्लाइटली। क्यों, बाहुबली की तरह जाके इसको टक्कर मारोगे, हो सकता है उड़ के ये पूरा पार कर जाए। स्लाइड डिस्प्लेस करना है, मतलब बहुत हल्का सा डिस्प्लेस करना है कि इसको क्रॉस ना कर पाए, स्लोप पे चढ़ ना पाए, ठीक है। टक करके छोड़ दिया, क्या होगा, ये इसका पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से टक करके थोड़ा इधर गया होगा मान लो, तो फिर नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इधर गया नीचे आया, इधर गया नीचे आया, क्या ये ऑसिलेट करने लगेगा। क्या एवरी टाइम व्हेन यू रिलीज्ड आफ्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इट कम्स बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या चेक करोगे, डी यू बाई डी एक्स कितना होना चाहिए, 0। अगर डी यू बाई डी एक्स 0 हो गया, उसके बाद हम चेक करते हैं वो स्टेबल है कि अनस्टेबल। अगर ग्राफ दिया है तो इमेजिन कर लो कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा, इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इट इज़ कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब वो स्टेबल है, समझा। एंड इफ इट इज़ नॉट कमिंग बैक, इसका मतलब वो अनस्टेबल। जैसे यहाँ रख के छोड़ो तो क्या होगा, वो दूर भाग जाएगा। स्लाइड डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो दूर भाग जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। तो मैं यहाँ लिखते भी चल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट कौन सा है, मैं भी पूरा टेबल बना के ये लिखवाऊंगा, परेशान मत हो। इस पॉइंट की बात करो, यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो यहाँ जाके रुक जाएगा। ये महा आलसी आदमी है, न्यूट्रल बोलते हैं इसको, मतलब इट इज़ नीदर कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन नॉर मूविंग अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब एवरी पॉइंट एक्ट एज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्पेलिंग क्या, एन यू होता है, एन ई यू होता है, एन ई यू। इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट एंड रिलीज लिखा, इट कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। अनस्टेबल में भी यही लिखो, तो कॉन्टेक्ट डिलीट कर देगी मेरा। क्या बोला मैंने, क्या बोला, ओरिजिनल बोला ना, आप भरना नहीं दोगे तो मुझे हम आपकी वाइफ से कांटेक्ट में रहेंगे, वो उनको आने वही पूरा लिखो, खाली कम्स बैक की जगह मूव्स अवे। अरे लिखने उसके बाद अनस्टेबल में ना, अनस्टेबल में, हाँ हाँ मैम, हाँ। उसको बता दो। जहाँ कम्स बैक है वहाँ मूव्स अवे कर दो, वापस नहीं आएगा बेचारा। समझ पाए क्या लिख रहे हैं सब ना, वही स्टेबल वाला ही पूरा अनस्टेबल में छाप देना है, कम्स बैक की जगह मूव्स अवे। न्यूट्रल में फिर वही छाप देना है, खाली ये लिखना है नीदर कम्स बैक नॉर मूव्स अवे।
if we slightly displaced an object and released it will neither comes back nor move away. Neither comes back nor moves away from its original position. और वो ओरिजिनल पोजीशन है कौन? इक्विलिब्रियम. सर बट अगर हमने वो सी जो पोजीशन है वहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया है रफ हो यहाँ से मूव हो जाएगा नई पोजीशन पे. स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब है यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख दिया और जो फोर्स लगाया था वो छोड़ दिया, तो नेट फोर्स 0 हो गया ना. स्लाइटली डिस्प्लेस किया. तुम लोगों को इनवाइट कर देता हूँ मैं 15 जनवरी कोई बर्थडे में आ जाओ बच्चे. और नहीं आए ना तो जितना प्लेट का खाने का होगा देना पड़ेगा. ठीक ठीक भेज दिया ना. वो आएंगे भी नहीं. वहाँ मारेंगे तो वापस नहीं जा पाएंगे. नहीं आया था ना, अभी आने लगा. पापा के सॉरी बोल के गए ना. मेरी बेटी का. नेक्स्ट ये लिखो. स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये लिख लो, अनस्टेबल में ये, न्यूट्रल में ये. डी स्क्वायर यू वाला स्टेबल में लिखो. हाँ, स्टेबल में डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. अनस्टेबल में लेस देन 0 और न्यूट्रल में इक्वल टू 0. हाँ आ जाओ ना भाई. हाँ भाई गिफ्ट उफ्ट नहीं दिए, तुम लोग आ जाना. कपड़े तो वही दिक्कत है, छोटे हो जाएंगे. अब मैं क्या करूं, सबको लेके आऊं यहाँ रोड पे बनाऊं. लिखा बनाता हूँ मैं. हाँ 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 अभी बनाया नहीं इन्विटेशन, बनाया नहीं है. थर्सडे मेरे सामने देना. जो देगा मिठाई उसी को मिलेगी, केक वही का खाएगा जो वहां पर डैड के सारे आंसर सही करेगा. अकेले अकेले मास्टर क्लास सारा स्टाफ ऐसे लाइन से खड़ा रहेगा. चलो ये रेफरेंस लाइन है. पहला बर्थडे में सब बातें हैं ना बेचारे. रेफरेंस लाइन अगर मैंने इसको लिया तो इस ए पॉइंट को देखो, बी पॉइंट को देखो, सी पॉइंट किसी काम का नहीं है. वो ऊपर नीचे कहीं भी सकते हैं, उसकी हम बात नहीं करते. ए और बी पॉइंट को देखो, किस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? बी का. कहीं पर भी रेफरेंस लाइन लोगे हमेशा आपको पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज्यादा मिलेगी? मैक्सिमा की. मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या, मैं एक पॉइंट ये लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम इज मिनिमम, अनस्टेबल में मैक्सिमम, न्यूट्रल पर कांस्टेंट. लिखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. तुम लोग 2 लाइन लिख के एकदम द एंड कर देते हो क्या उस पॉइंट का? पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम
और अनस्टेबल में मैक्सिमम, और न्यूट्रल में कौन। नीट में एक बार डायरेक्ट सवाल आया है जिसमें यही पूछा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। नीट में मुझे याद नहीं है कब आया था। आइए, एक सवाल है 2011 में पूछा है, लिखना नहीं है, खाली ओरल आप जवाब दे दीजिए मुझे। कह रहा है द वर्क द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। सुनिए, एक सवाल पूछा है आपसे, ओरल आपको बताना है, बस सुनना है ध्यान से और आंसर देना है। सवाल है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। ये हो गया सवाल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। ऑप्शन है अपॉन द सिस्टम बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा है बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, तीसरा ऑप्शन है बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा तो। दूसरा है एक्सटर्नल एजेंट काम करे अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तीसरा है एक्सटर्नल एजेंट काम करे अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, चौथा है कंजर्वेटिव फोर्स जब काम करेगा तब। डंडा नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो तो क्लियर है, तो नॉन कंजर्वेटिव वाले ऑप्शन हट गए। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा है, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट स्लोली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिखवाया मैंने, अगेंस्ट लिखवाया है, वही आ गया। देखो थियरी वाला क्वेश्चन बी 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 फॉर बैट। ये चालू है मेरे को लगता है। 39 बी सेकेंड ऑप्शन था बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का अगेंस्ट है। हाँ, तो वही तो ऑप्शन है, अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये एक सवाल। दूसरा लिखिए, 2012 में आया है। हाँ, ये लिखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। वो टेबल खत्म हो गया ना। हाँ, अब सवाल आ गया ना मैम। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल in a force field। तू वहाँ जाके बातें क्यों करने लगती थोड़ी थोड़ी देर पे? सर मैंने बोला आत्मा आती क्या कोई अलग से? सर मैंने क्या बोला है? तो लिख The potential energy of a particle in a force field is U is equal to A upon R square minus B upon R। Where A and B are positive constants, where A and B are positive constants, and R is the distance of particle
r is the distance of particle from the center of the field. लिखा। फिर कह रहा है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम the distance of particle is और ये 4 ऑप्शन दिए। पहले तो आपको U दिया है, इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, स्टेबल अनस्टेबल तो बात की बात है। पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम ढूंढ लीजिए। उसके बाद चेक करिए स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। निकालिए निकालिए, मैं आया। कोई बात नहीं मैम। एक तो एसी चालू एसी बंद में पगलवा दिए हो तुम लोग। आइए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, अब तक आना चाहिए। सबसे पहले इक्विलिब्रियम ढूंढो, डी बाई डी आर को 0 करो, इक्विलिब्रियम ढूंढो कहाँ आ रहा है। तो d बाई डी आर ऑफ a बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से ये नहीं आ रहा है d बाई डी आर ऑफ, इसीलिए मैंने ये करवा दिया डिफरेंशिएशन। अब देख लो, अब मत बोलना नहीं आता। b बाई आर, तो क्या ये a आ जाएगा, तो r रेज टू माइनस 2 बनेगा ये। तो r रेज ऐसा लिख देता हूं मैं एक बार, और ये बन जाएगा यहाँ से b बाहर d बाई डी आर ऑफ r रेज टू माइनस 1। तो देखो ये आ गया a माइनस 2 r रेज टू माइनस 3, ठीक। b माइनस 1 r रेज टू माइनस 2, nx रेज टू n माइनस 1। तो ये बना माइनस 2a अपॉन आर क्यूब माइनस माइनस प्लस b अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो b अपॉन आर स्क्वायर तो b इज इक्वल टू 2a बाई आर। अब आंसर तो यही है, क्योंकि तुम्हें कुछ बताया नहीं है। लेकिन अगर इसने कुछ और पूछा होता, हमें ये चेक करना पड़ता ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो वो कैसे चेक करते, तब उसको चेक करने के लिए मुझे डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर करना पड़ता, मतलब डी बाई डी आर, और ये क्या बनता है डी यू बाई, सही है ना। जरा मुझे बताओ डी यू बाई डी आर कितना आया है। क्या मैं ऐसे लिखूंगा, डी यू बाई डी आर की वैल्यू ये रही, दिख रहा है, यही तो है ना डी यू बाई डी आर। तो क्या लिखता मैं माइनस 2a बाई आर क्यूब प्लस बी बाई आर स्क्वायर। सॉल्व करो तो माइनस 2a डी बाई डी आर ऑफ आर रेज टू माइनस 3 प्लस बी डी बाई डी आर ऑफ आर रेज टू माइनस 2। तो सॉल्व करते तो ये माइनस 6 मतलब 6a बाई आर रेज टू 4 बन जाता है ये, प्लस ये माइनस बनेगा माइनस 2 और a और b दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट हैं। इनको सॉल्व करते तो आता, हालांकि डेटा देना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे, इसलिए इसने ये सवाल पूछा नहीं आपसे, खाली यही खत्म करवा दिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसने इसीलिए बोल दिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम बताओ क्या होगा। इसमें देखो नीट की मैं तुम्हें इसीलिए पेपर निकाल के रियल टाइम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि आप देख पाओ। गिवन बाय u इज इक्वल टू a अपॉन एक्स रेज टू 12
माइनस बी अपॉन एक्स रेस टू 6 लिखा। where a and b are positive constants where a and b are positive constants and r is the distance and x is the distance between the atoms. Between the atoms. The atom is in stable equilibrium the atom is in stable equilibrium if उसके बाद 4 ऑप्शन सॉल्व करिए। ये होमवर्क वगैरह पूरा जो भी आ रहा है ये ख़त्म कर लोगे मॉड्यूल, और ये PYQ भी दूंगा मैं होमवर्क ना। उसके बाद जब नया चैप्टर चालू करूँगा इसके पूरे डिस्कशन होने चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मैं भूल जाऊँ तुम्हें करवाना है। उसके बाद मैं आपको 45 क्वेश्चन हर चैप्टर पे एक चैप्टर एंड टेस्ट दिया करूँगा पूरे डिस्कशन के बाद। आप उसको घर जाएंगे, देखो अब इसमें तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा। आप घर जाएंगे प्रॉपर 1 घंटे का टाइमर लगा के 45 क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे आप कितना कर पा रहे हैं, और वो रिजल्ट जो भी आएगा आपको आंसर की मिल जाएगी। आंसर की देखो बाद में, और फिर हमें बताओ आपका स्कोर कितना आ रहा है, खुद ही कैलकुलेट करके। ये ऑप्शन है। हाँ तो बातें कर रही थी बच्चों, चुप रहिए। सबको आ गया मुझे ऐसा लग रहा है, किसी को नहीं आया तो पूछ लो। प्योर डिफरेंशिएशन है। आज तुम लोग अच्छा काम करो। देखो चुप रहने का नतीजा और सिंसियर होकर पढ़ने का नतीजा तुम्हें दिख रहा है ना। जब हंस रहे हो तो हंस रहे हो, नहीं तो पढ़ रहे हो ना। आ गया ना सवाल। नहीं तुम लोग हंसते रहते हो रोज, तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ। ऐसे बोलोगे तो तुम्हें आएगी चीजें, पक्का ना। आगे बढ़ जाऊं तो अभी तक हमने क्या किया है, रिवीजन की बात कर रहे थे। आप सेंटर ऑफ मास के लिए क्या कहे, तो नए चैप्टर के लिए तैयार होना है तो एक ही काम करना, घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले पूरा नोट्स पढ़ना। जितने फार्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए, प्लस एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लगा सकते हो कहाँ नहीं लगा सकते वो सब देखना है एक बार। तो वर्क डन पढ़ लिया आपने, एनर्जी पढ़ लिया, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ लिया, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा, वर्क थ्योरम पढ़ लिया, और इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया, बराबर ना। अब इस टॉपिक को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। हेडिंग बनाइए पावर। अरे अभी कर लेते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में पावर के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। 10:30 तक लेक्चर, 10 बज गया तो अभी है 10:30 में ना टाइम। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ वर्क डन? पावर यहीं बैठ जाओ बैठे। तुम ऐसे तकिया खेले आराम फरमाया करो यहाँ बैठ के। बस चलिए 2-3 सिचुएशन पे बात करते हैं। ध्यान से कॉपी पेन बंद कर दो। देखो लिखना इसमें बहुत कम है, खाली समझना है। क्या है पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या है पावर? तो अल्टीमेटली आपको क्या आना चाहिए? वर्क डन। आप देखें तो इस चैप्टर का जो बेस है, कोई बात नहीं
इस चैप्टर का जो बेस है वो चैप्टर का बेस है वर्क डन, क्योंकि आपने जब एनर्जी पढ़ी तो भी क्या पढ़ा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या पढ़ा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आपने पावर पढ़ा तो क्या पढ़ रहे हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या वर्क डन आना चाहिए आपको? क्या तो कुल्फी बन गई क्या? ऐसे बैठी लकड़ी ऐसे। तो रेट ऑफ डूइंग, भाई साहब इतनी देर में हंसी आ रही है? प्रोसेसर स्लो है क्या? प्रोसेसर स्लो है क्या? ऐसे बैठी हंस रही हूँ, कमांड दे रही थी उसको, हैंग कर गया था बीच में। अरे वो सर्किट ऐसे ट्रिप होता है। चलो बस, तो रेट ऑफ डूइंग, तो वर्क डन आना चाहिए। वर्क डन अच्छे से पढ़ लेना, आपको सारा तरीका बताया वर्क डन करने का। और अब हम बात करेंगे नोट्स। अब हम बात करेंगे कुछ सवालों पे जो आपको बिना सवाल के कॉमन सेंस से आंसर देना है। ये दोनों 50-50 किलो सामान अपने सर पे उठा के नीचे से ऊपर आते हैं। तू उठा ले, दोस्त है, इतना काम तू कर दे, ठीक है। तुम दोनों लेके आते हो, कितनी सीढ़ियां हैं ये? 15। मैं कर लेता हूँ, मान लो 15। कितना मान लिया मैंने? दोनों लोग लेके आते हैं, किसने ज्यादा वर्क डन किया? दोनों सेम वर्क किया। अब वो यही काम करती है 30 सेकेंड में और तू वही काम करती है 60 सेकेंड में। पावर ज्यादा किसका है? तो वर्क डन निकालना आप पहले जानते हो। पावर क्या बताता है? पावर क्या काम करना होता है कि कितनी जल्दी काम कर रहे हो? कितनी जल्दी, जल्दी काम करेगा उसका पावर, जो कम काम किया उसका पावर, जो कम काम किया उसका पावर अलग तो आएगा ही। जो लेट काम किया, ज़्यादा टाइम लिया काम करने में, उसको क्या बोलेंगे? कम पावर है। टाइम ज़्यादा पावर कम, टाइम कम पावर, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। समझ में आया क्या? वाह, समझदार लोग हो। तो अगर मुझे पावर को बताना है तो क्या मैं पावर को ऐसे लिखूंगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही लिखेंगे ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर। अच्छा, पावर को अगर दिखाना है तो क्या मैं P ऐसे लिखूंगा पावर को कि इट इज वर्क डन बाई टाइम। हाँ बोलो, दिस इज एवरेज पावर। कैसा पावर है ये? अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा सा ना पुरानी ज्ञान को यहाँ पे देखो तो ऐसे कई सारे सवाल आपके आसान हो जाएंगे। वर्क डन को और क्या लिख सकते हैं? एफ एस, या फिर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा के। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा के ई बाई टी। अगर मान लो ये जो वर्क डन है, मतलब जो वर्क डन है, जिस फोर्स का वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन को क्या लिख सकते हो? नेगेटिव ऑफ चेंज इन। तो इसको मैं डेल्टा यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। ठीक है क्या? हाँ बोलो, सब पढ़ाया है क्या? पुराने फार्मूले है ना, इसलिए मैंने बोला पावर जल्दी हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई डी टी, और बाकी सब वही आ जाएगा। अगर मुझे एवरेज लिखना है और पावर ही टाइम का फंक्शन दिया है, तो एवरेज में क्या होता है? वर्क डन। क्या मैं डी डब्ल्यू को लिख सकता हूँ पी डी टी? डी डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं? पी डी टी। और इसको इंटीग्रेट करूँगा, डब्ल्यू मिल जाएगा क्या पूरा? तो क्या मैं इसकी जगह पे ऐसा भी लिखूं कि एवरेज पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी होता है? हाँ, ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब पावर किसका फंक्शन दिया हो? टाइम। ठीक, एक और चीज, अच्छा ये पावर हो गया।
इसी पावर को मैं लिखूं तो क्या वर्क डन को मैं लिख सकता हूं F डॉट एस लिख सकता हूं। अच्छा यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि इफ फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, फोर्स कैसा है, तो क्या यूवी रूल लगाओगे तो F बाहर आ गया, ये बन जाएगा ds वेक्टर डॉट dt वेक्टर। बोलो, बोलोगे नहीं? और ds बाई dt क्या होता है? ds बाई dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ ना यार। तो ऐसे चुप काहे बैठे हो तुम लोग? F डॉट वी या एफ बी कॉस थीटा, ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब फोर्स कैसा हो, इतने फार्मूले हैं पावर में, पावर खत्म। और सब में देखो तुम्हें वर्क डन लिखना है, एनर्जी लिखनी है बस। यूनिट क्या होती है पावर की? हाँ, किसकी वाट लगानी है? जूल पर सेकेंड की। ये कौन सी यूनिट है? हाँ अच्छा, लेकिन हम इसको बहुत कम यूज करते हैं। हम प्रैक्टिकल यूनिट्स याद करेंगे क्योंकि ये आइडेंटिकल यूनिट्स है। नाम दे दिया जेम्स वॉट का, नाम बेचारे का, उसका नाम तो चलना चाहिए था, उसने बनाया इसलिए जेम्स वॉट के नाम पे इसको दिया गया है। हम यूज करते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, घोड़े वाली शक्ति। हाँ, अश्व शक्ति, HP। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746। आज भी इसीलिए किसी गाड़ी का तुम नहीं बोलते कि 5000 किलोवाट इसकी पावर है। अब क्या बोलते हो? इसके इंजन का क्या है? इंजन की पावर है 4 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर। क्यों बोलते हो? क्योंकि बड़ी यूनिट है ये। और क्या यूज कर सकते हैं इससे बड़ी यूनिट? ये कितना होगा? फिर और मेगावाट। हाँ, गीगावाट भी यूज करते हैं, जहाँ पावर प्लांट होता है वहाँ पे गीगावाट यूज करते हैं। ठीक है, अब इतना ही लिखो। क्वांटिटी कैसी है पावर? स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगाया मैंने, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कैसा है ये? स्केलर। अच्छा, एक और चीज, एक इसमें एक पॉइंट आता है, एफिशिएंसी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं जानते सुनो। कोई भी मशीन कितना एफिशिएंट है, इसका मतलब ये होता है वो अंदर कितना काम कर रही है और बाहर कितना काम आ रहा है। जैसे कोई भी गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी अपनी पूरी औकात तुम्हें बाहर नहीं दिखाती, क्योंकि गाड़ी जो काम कर रही है उससे उसके पार्ट हीट भी तो हो रहे हैं ना। तो इनपुट कुछ और है। अगर वो 1 लीटर पेट्रोल लेती है और तुम्हें 32 किलोमीटर का आउटपुट एवरेज दिया है, तो पक्का उसने 40 किलोमीटर जितना पावर यूज किया है। तो 8 किलोमीटर का वो जो डिफरेंस आया है वो गाड़ी को एफिशिएंट नहीं बनाता। अगर जितना पावर आउटपुट मिला आपको वो इनपुट पावर के बराबर हो गया, मतलब बिल्कुल भी हीट जनरेट नहीं हुई, और उसको हम क्या बोलते हैं कि मशीन आइडियल है। क्या है? 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। एफिशिएंसी को हम लिखते हैं ऐसे, एन लिख के पूछ निकाल देते हैं उसकी। इसको पढ़ते ईटा, ईटा, पीटा, टीटा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हाँ, पीटा भी होता है। हाँ हाँ, बायो में सारे नाम क्यों पढ़ते हो? बाहर वालों को, इंडियन को पढ़ो। जगदीश चंद्र बसु, नहीं जानते? अरे वो इकोलॉजी क्या, जगदीश चंद्र बसु। अच्छा, तुम लोग को भागना है? नॉट अलाउड, ये मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है। चलो, हम हैं, हम भाई भाई हैं। हाँ क्या?
हाँ है ना भाई, लाया नहीं हूँ।